Hey everyone, this is me Purnima and welcome back to my channel Chapter Commerce। हम लोग हमारी कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का एक बहुत इंटरेस्टिंग, इंपॉर्टेंट एंड द इजीएस्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं, दैट इज एमलगमेशन ऑफ कंपनीज। दिस इज अ पार्ट नंबर 2। इसका फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, जहां पर हम लोगों ने एमलगमेशन क्या होता है कंपनीज का बहुत अच्छे से वहां पर समझा, उसका कॉन्सेप्ट समझा, उसके अंदर परचेज कंसिडरेशन कैसे कैलकुलेट करना है, 4 मेथड्स वहां पर डिटेल में हम लोगों ने डिस्कशन किया है। हर एक चीज, हर एक कॉन्सेप्ट वहां पर हम लोग बहुत डिटेल में कवर करके आए हैं। डोंट वरी, अगर अभी तक आप लोगों ने पार्ट नंबर 1 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उस वीडियो का लिंक मिलने वाला है। लिंक को टैप करके आप लोग इसके प्रीवियस पार्ट को बहुत अच्छे से सीक्वेंस एंड सीरीज से कंप्लीट कर सकते हैं। दिस इज अ पार्ट नंबर 2। इस पार्ट के अंदर हम लोग यहाँ पर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट समझने वाले हैं, एमलगमेशन ऑफ कंपनीज का। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट यानी कि यहाँ पर जब भी दो कंपनीज एमलगमेट होती हैं तो यहाँ पर मेरे पास 2 पार्टीज होती है, एक ट्रांसफरर कंपनी, एक ट्रांसफरी कंपनी। दोनों ही पार्टीज की बुक में, दोनों ही कंपनीज की बुक में मुझे क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना होता है, क्या जर्नल एंट्री करनी होती है, यही चीज इस वीडियो के थ्रू हम लोग बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। ध्यान रखेंगे ये जो वीडियो है आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है एंड आगे अगर आप लोगों को न्यूमेरिकल जो है बहुत अच्छे से स्पीडली करने हैं, बहुत ध्यान से करने हैं, एक एक लॉजिक के साथ यहाँ पर अगर अच्छे से समझ करके करने हैं तो ये वीडियो आपको बहुत ध्यान से समझिए, क्योंकि यहाँ पर हम लोग हमारी बेसिक जर्नल एंट्रीज की बात करने वाले हैं, जो जर्नल एंट्रीज आपको आगे चलकर आपके लॉन्ग न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को करने में आपकी हेल्प करने वाली है। स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले आज की वीडियो को। यहाँ पर समझते हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, यानी कि हमारी जर्नल एंट्रीज जब भी हमारी जो 2 कंपनीज हैं वो एमलगमेट करती हैं। ध्यान से समझेंगे, जब भी 2 कंपनीज एमलगमेट करती है तो यहाँ पर मेरी 2 पार्टीज होती है, एक ट्रांसफरर कंपनी एंड एक ट्रांसफरी कंपनी। सबसे पहले आई होप आप लोगों को टर्म्स पता है, ट्रांसफरर कंपनी कौन सी है, ट्रांसफरी कंपनी कौन सी है, प्रीवियस वीडियो में बहुत अच्छे से डिटेल में हम लोग समझ करके आए हैं। ध्यान से समझेंगे, ट्रांसफरर कंपनी वो कंपनी होती है जो कंपनी दूसरी कंपनी में जाकर के मिल रही होती है। बात क्लियर है? यहां पर अब ट्रांसफरर कंपनी की बुक में क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होना है, क्या जर्नल एंट्रीज होनी है, डिटेल में यहां पर समझने वाले हैं। हम लोगों को यहां पर क्या देखना है, जब एमलगमेशन होता है तो उसके अंदर हमारे 2 मेथड्स हैं, एक इन द नेचर ऑफ परचेज, एक इन द नेचर ऑफ मर्जर। एमलगमेशन के केस के अंदर आपका एमलगमेशन 2 तरीके से होता है, इन द नेचर ऑफ परचेज, इन द नेचर ऑफ मर्जर। तो यहां पर बोला है अगर हम लोग बात करें ट्रांसफरर की, ट्रांसफरर कंपनी की अगर बात करें तो दोनों ही केस में आपका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सेम है, चाहे इन द नेचर ऑफ परचेज है चाहे इन द नेचर ऑफ मर्जर है। प्रीवियस वीडियो में इसके टाइप्स की भी बात की थी, इन द नेचर ऑफ मर्जर क्या है, 5 कंडीशंस वहां पर हम लोग अच्छे से पढ़ करके आ रहे हैं। 5 कंडीशंस है तो इन द नेचर ऑफ मर्जर है, अदरवाइज वो इन द नेचर ऑफ परचेज है। क्लियर है? तो यहां पर बोला है चाहे आप लोगों की जो कंपनीज है, जो एमलगमेशन हुआ है वो इन द नेचर ऑफ परचेज है चाहे मर्जर है, ट्रांसफरर कंपनी की बुक के अंदर आप लोगों का जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा वो सेम ही होगा। इट डजंट मैटर कि इन द नेचर ऑफ परचेज है या इन द नेचर ऑफ मर्जर है। अब यहाँ पर क्या होता है, जो ट्रांसफरर कंपनी है वो दूसरी कंपनी में जाकर मिल रही है, दैट मींस उसका बिजनेस वहीं पर रुक रहा है। बिजनेस क्या हो रहा है उसका, वहीं पर सीज हो रहा है। इसीलिए यहाँ पर क्या बोला है, आप लोगों के जितने भी अकाउंट्स हैं ट्रांसफरर कंपनी के वो यहाँ पर क्या होने चाहिए, क्लोज होने चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली ट्रांसफरर कंपनी का बिजनेस यहाँ पर क्लोज हो रहा है। क्लोज कैसे हो रहा है, वो दूसरे बिजनेस के साथ जाकर के, दूसरी कंपनी के साथ जाकर के एमलगमेट हो रही है। अब उनका बिजनेस अगर क्लोज हो रहा है तो जाहिर सी बात है उनके अकाउंट्स भी वहां पर क्लोज होने चाहिए, उनकी बैलेंस शीट भी वहां पर क्लोज होनी चाहिए। अब यहां पर जब ट्रांसफरर कंपनी ट्रांसफरी कंपनी के साथ मिलती है तो ट्रांसफरर कंपनी अपनी एसेट्स भी उसको दे रही है, अपनी लायबिलिटीज भी उसको दे रही है। तो उस एसेट एंड लायबिलिटीज को सेटल करते टाइम उसको जो भी प्रॉफिट हो रहा है, जो भी लॉस हो रहा है, वो हम लोग किसकी हेल्प से निकालते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट की हेल्प से। किसके हेल्प से निकालते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट की हेल्प से। एंड यहाँ पर अब मेरी बुक्स को क्लोज करने के लिए क्या जर्नल एंट्री करनी है वो बहुत अच्छे से सीखने वाले हैं। आई होप अभी तक का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हुआ है। हम लोग ट्रांसफरर कंपनी की बुक्स के अंदर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पढ़ रहे हैं। ट्रांसफरर कंपनी की बुक के अंदर चाहे
चाहे एमलगमेशन आपका इन द नेचर ऑफ परचेज है, चाहे इन द नेचर ऑफ मर्जर है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सेम ही रहने वाला है। अब क्योंकि ट्रांसफरर कंपनी का बिजनेस बंद हो रहा है तो यहां पर बोला जा रहा है उसके अकाउंट्स भी क्लोज होने चाहिए, उसकी बैलेंस शीट भी क्लोज होनी चाहिए। अब ट्रांसफरर कंपनी का बिजनेस बंद हो रहा है तो वो बिजनेस जब अपना बंद करेगी तो ऐसा नहीं है उसकी एसेट वहीं रखी रहेंगी, उसकी लाइबिलिटीज ऐसे ही छूट जाएंगी, नहीं, उसको अपनी एसेट्स अपनी लाइबिलिटीज ट्रांसफरर कंपनी को ट्रांसफर करनी पड़ेगी। तो वो ट्रांसफर करते टाइम जो भी प्रॉफिट हो रहा है, जो भी लॉस हो रहा है, वो आप लोग रियलाइजेशन अकाउंट की हेल्प से निकालेंगे। अब एक पॉइंट स्टार मार्क करके लिख लेंगे, यहां पर एमलगमेशन के अंदर आप लोग कोई भी खर्चा पे कर रहे हो, कोई भी फायदा हो रहा है, कोई भी नुकसान हो रहा है, कोई भी एसेट ट्रांसफर हो रही है, कोई भी लाइबिलिटी ट्रांसफर हो रही है, उसके लिए एक कॉमन अकाउंट है जो आपको यूज करना है, दैट इज रियलाइजेशन अकाउंट। अभी आगे चलकर जर्नल एंट्री समझेंगे, वहां से आपको क्लियर हो जाएगा। जब मैं आपको जर्नल एंट्री सिखा रही हूँ और आपको अपोजिट में लिखने के लिए कुछ नहीं मिलेगा, वहां पर आपको एक ही अकाउंट की हेल्प लेनी है, दैट इज योर रियलाइजेशन अकाउंट। पॉइंट क्लियर है? अब यहां पर हम लोग समझ रहे हैं ट्रांसफरर कंपनी का बिजनेस जो है वो बंद हो रहा है, बिजनेस बंद हो रहा है तो अब बारी आती है एसेट को ट्रांसफर करने की। क्या बारी आती है? एसेट को ट्रांसफर करने की। जब एसेट मेरे पास आती थी तो एसेट को मैं डेबिट करती थी, बट अब यहां पर मैं मेरी सारी एसेट्स को ट्रांसफर कर रही हूं, वापस भेज रही हूं, तो यानी कि यहां पर मेरी एसेट्स क्या हो रही है? कम हो रही है। एंड अगर मेरी एसेट्स कम हो रही है तो मैंने एसेट अकाउंट को क्या किया? यहां पर क्रेडिट। क्या कर देंगे? एसेट अकाउंट को क्रेडिट। अपोजिट साइड में क्या लिखूं नहीं समझ आ रहा, तो आप लोगों की हेल्प करने के लिए इस चैप्टर के अंदर एक सिंगल अकाउंट है, दैट इज रियलाइजेशन अकाउंट। कोई भी एसेट का काम है, कोई भी लाइबिलिटी का काम है, कोई भी लॉस का काम है, कोई भी खर्चे का काम है या कोई भी फायदे का काम है, हर चीज के लिए आपके पास कौन खड़ा हुआ मिलेगा? दैट इज रियलाइजेशन अकाउंट। तो जो फर्स्ट जर्नल एंट्री है आप लोगों के माइंड में सेट हो जानी चाहिए कि जब भी एसेट्स ट्रांसफर कर रहे हो आप ट्रांसफरर कंपनी होने के नाते, तो आपके पास से एसेट्स जा रही है इसीलिए एसेट अकाउंट क्रेडिट हुआ है, एंड अपोजिट साइड में हेल्प करने आपके आ रहा है रियलाइजेशन अकाउंट। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, यहां पर अब कुछ बातें ऐसी हैं जिन बातों का आप लोगों को ध्यान रखना है। यहां पर बोला गया है अगर ट्रांसफरर कंपनी कहती है मुझे अपनी सारी एसेट्स दे देना बट कैश मत देना, तो आप लोगों को ऐसे केस के अंदर आपके कैश को रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर नहीं ले जाना है। जो चीजें आप ट्रांसफर कर रहे हो खाली वो ही चीजें रियलाइजेशन अकाउंट में आएगी। ट्रांसफरर कंपनी ने अगर आपको बोल दिया मुझे आपका कैश या फिर बैंक बैलेंस नहीं चाहिए, दैट मींस रियलाइजेशन अकाउंट में आप ना तो कैश लिखने वाले हो ना तो बैंक लिखने वाले हो। उसके बाद नेक्स्ट चीज यहां पर बोली है जो भी आपकी फिक्टिशियस एसेट्स है, क्या है फिक्टिशियस एसेट्स? लाइक शेयर इश्यू एक्सपेंस हो गया, कमीशन ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स हो गया, या फिर डिबेंचर्स हो गया, ये चीजें आप लोगों के रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं आएंगी, डायरेक्टली आपके इक्विटी शेयर होल्डर्स के अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगी। बात क्लियर है? पॉइंट समझ आया? जो भी आप लोगों की फिक्टिशियस एसेट्स है उसको आपको रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं ले जाना, डायरेक्टली अपने शेयर होल्डर्स के अकाउंट में उसको क्रेडिट कर दो। पॉइंट क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट यहां पर क्या है, आपकी जो भी इंटेंजिबल एसेट्स है, इंटेंजिबल एसेट्स लाइक चाहे आपकी गुडविल है, चाहे आपका कोई भी प्रीपेड एक्सपेंस है, आपके पेटेंट राइट्स है, ये सभी चीजें आपकी एसेट्स है। एंड ये चीजें अगर आपकी एसेट्स है, ट्रांसफरर कंपनी ले भी रही है, तो ये चीजें आपके रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर इजीली आ जाएंगी। नेक्स्ट है यहां पर अगर आपके पास कोई एसेट है एंड उस एसेट से रिलेटेड प्रोविजन भी है, एग्जाम्पल देती हूं, आप लोगों के पास डेटर्स भी है एंड प्रोविजन फॉर डेटर्स भी है, यानी कि यहां पर आपके पास एसेट भी है एंड उसका प्रोविजन भी है। तो यहां पर आपको क्या करना है, आपको आपकी एसेट के साथ ट्रांसफर करनी है, आपका जो प्रोविजन है वो लायबिलिटी के साथ ट्रांसफर करना है। यही चीज एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। सपोज करते हैं आपके पास ट्रेड रिसीवेबल है 1 लाख रुपीस के एंड प्रोविजन है 5,000 रुपीस का। यूजुअली जब मैं मेरी बैलेंस शीट देखती हूँ तो मैं 1 लाख में से 5,000 को कर देती हूँ माइनस, मेरे पास जो 95,000 रुपीस होते हैं वो मैं आउटर कॉलम के अंदर अपनी अमाउंट को लिखती हूँ। बट यहां पर एमलगमेशन के अंदर क्या बोला है कि आप लोगों को क्या करना है, ये जो 1 लाख है इसमें से 5,000 माइनस नहीं करना है,
1 लाख एसेट की तरह उठाकर एसेट के लिए ले जाओ एंड 5000 लाइबिलिटी समझ करके लाइबिलिटी की तरह ही उसका ट्रीटमेंट कर दो। तो ये कुछ बातें हैं जो आप लोगों को ध्यान में रखनी है जब भी आप लोग आपकी एसेट्स को ट्रांसफर कर रहे हो। पॉइंट क्लियर है? क्या क्या चीजें, अगर ट्रांसफर कंपनी आपका कैश नहीं ले रही है तो आप कैश को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करोगे। फिक्टिशियस एसेट्स रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं आएगी। इंटेंजिबल एसेट्स को आप लोग आपके रियलाइजेशन अकाउंट में लिख सकते हो। एंड अगर कोई एसेट है जिसका प्रोविजन भी है तो एसेट को आप एसेट की तरह यूज करोगे, प्रोविजन को आप लाइबिलिटी की तरह यूज करोगे। एसेट का ट्रीटमेंट समझ लिया है, नेक्स्ट ट्रीटमेंट समझते हैं लाइबिलिटीज का। अब यहां पर बात हो रही है कि ट्रांसफरी कंपनी आपसे आपकी लाइबिलिटीज भी ले रही है। मैं ट्रांसफरर कंपनी हूं, मेरी लाइबिलिटीज है, मेरी लाइबिलिटी कोई और ले रहा है और कोई और अगर ले रहा है तो मेरी लाइबिलिटीज कम हो रही है। जब भी लाइबिलिटीज कम होती है तो लाइबिलिटीज को मैं कर देती हूं डेबिट। अपोजिट साइड में कोई पार्टी नहीं मिल रही, कौन हेल्प करेगा? रियलाइजेशन अकाउंट। कौन हेल्प करने वाला है? रियलाइजेशन अकाउंट। अब इसके अंदर भी कुछ बातें ऐसी हैं जिन बातों का आप लोगों को ध्यान रखना है। पहली चीज, यहां पर एक टर्म यूज होगी परचेज कंसीडरेशन। प्रीवियस वीडियो में भी परचेज कंसीडरेशन को बहुत डिटेल में कवर करके आए हैं, यहां पर अगेन रिवीजन करते हैं। परचेज कंसीडरेशन का क्या मतलब है? ये वो पैसा है, ये वो चीज है जो ट्रांसफरी कंपनी आपको दे रही है इन रिटर्न ऑफ एमलगमेशन। अब यहां पर ट्रांसफरी कंपनी आपको क्या क्या दे सकती है? या तो आपको शेयर्स दे सकती है, शेयर्स में चाहे आपके इक्विटी शेयर्स है चाहे प्रेफरेंस शेयर है, अपनी सिक्योरिटीज दे सकती है या फिर आपको कैश दे सकते हैं इन टर्म्स ऑफ परचेज कंसीडरेशन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, यहां पर बोला है हर वो आउटसाइड लाइबिलिटी जो आपकी ट्रांसफरी कंपनी कहती है कि भाई डोंट वरी, मैं आपके ट्रेड पेबल्स भी दे दूंगी, मैं आपके डिबेंचर्स भी रिडीम कर दूंगी, मैं आपके लिक्विडेशन के एक्सपेंसेस भी पे कर दूंगी। तो हर ये सब लाइबिलिटीज आप लोग क्या करते हो? रियलाइजेशन अकाउंट में पहले पहुंचा करके यहां पर आपकी जो ट्रांसफरी कंपनी है उसको ये चीजें हैंड ओवर कर दी जाती है। पॉइंट क्लियर हुआ? अब ये जितनी भी चीजें थी, डिबेंचर्स वाली, ट्रेड पेबल्स वाली या फिर लिक्विडेशन वाली, ये सभी चीजें हमारे परचेज कंसीडरेशन में नहीं आती। हम लोग इसको सबसे पहले कहां लेकर जाते हैं? हम लोग हमारे रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर लेकर जाते हैं एंड फिर इसको हम लोग हैंड ओवर कर देते हैं हमारी ट्रांसफरी कंपनी को। अल्टीमेटली ध्यान देने वाली बात क्या थी कि ये सभी चीजें एक तो मेरे परचेज कंसीडरेशन में नहीं आती हैं, दूसरी बात ये थी कि मुझे इसको रियलाइजेशन में तो लेकर के जाना है, लेकिन ध्यान रखेंगे परचेज कंसीडरेशन में नहीं आती। जितने भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हैं वो हम लोग हमारे रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं लिखते हैं। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट मतलब आप लोगों का जनरल रिजर्व है, डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व है, कैपिटल रिजर्व है या फिर सरप्लस है, ये चीजें आपके रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं आती हैं। डायरेक्टली आप लोग आपके इक्विटी शेयर होल्डर्स को क्रेडिट कर देते हो, उनको ट्रांसफर कर देते हो। नेक्स्ट यहां पर है, अगर आपके पास कोई फंड है, कोई रिजर्व है एंड उस रिजर्व से रिलेटेड आपकी कोई लाइबिलिटी भी है, तो यहां पर बोला गया है कि पहले आप उस फंड में से अपनी लाइबिलिटी को पे करेंगे। लाइक मेरा जो फंड था वो यहां पर आप लोगों को 50,000 का दिया गया, तो अगर कोई लाइबिलिटी नहीं है तो ये पूरे 50,000 अपने इक्विटी शेयर होल्डर्स में बांट दो। बट इन केस ऐसा हो सकता है फंड आपका 50,000 का है लेकिन 40,000 की वहां पर लाइबिलिटी है, तो जितनी लाइबिलिटी है वो आपके रियलाइजेशन अकाउंट में आएगी। क्या होगा? जितनी लाइबिलिटी है फंड रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं आता, लेकिन उससे रिलेटेड लाइबिलिटी रियलाइजेशन अकाउंट में आती है। अब फंड 50,000 का था, लाइबिलिटी 40,000 की है, अभी भी मेरे पास 10,000 बचा हुआ है। कितना बचा हुआ है? 10,000 बचा हुआ है। ये बचा हुआ अपने इक्विटी शेयर होल्डर्स के अकाउंट में आप लोग क्रेडिट कर देंगे। आगे बढ़ते हैं, वो यहां पर हम लोग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट यानी कि अपनी फर्दर जर्नल एंट्रीज को समझते हैं। एसेट्स को कैसे ट्रांसफर करना है समझ चुके हैं, लाइबिलिटीज को कैसे ट्रांसफर करना है समझ चुके हैं। नेक्स्ट एंट्रीज को समझते हैं। अब यहां पर हम लोगों को क्या समझना है? हर एक चीज सेटल हो चुकी है, अब यहां पर फाइनल जो है ट्रीटमेंट समझना है। दैट इज हम लोगों ने एसेट्स का हिसाब लगा लिया, लाइबिलिटीज का हिसाब लगा लिया। अब अल्टीमेटली मुझे पता लगाना है कि ट्रांसफरी कंपनी मुझे कितना पे करने वाली है।
तो मुझे हिसाब पता चल गया कि ट्रांसफरी कंपनी ने मुझे ये एक्स अमाउंट पे करनी है। तो अगर ट्रांसफरी कंपनी मुझे पे कर रही है, मुझे इन फ्यूचर पेमेंट मिल रही है ट्रांसफरी कंपनी से, तो अल्टीमेटली ट्रांसफरी कंपनी मेरी क्या बन चुकी है? डेटर। क्या बन चुकी है? डेटर। एंड डेटर मेरी क्या होती है? एसेट। और एसेट का नेचर क्या होता है? डेबिट। इसीलिए ट्रांसफरी कंपनी यहां पर आप लोगों की डेबिट हुई है। लॉजिक क्लियर हुआ? इन फ्यूचर ट्रांसफरी कंपनी मुझे पेमेंट करेगी, इसलिए वो मेरी डेटर है। डेटर मेरे एसेट होते हैं, इसलिए ट्रांसफरी कंपनी यहां पर डेबिट हुई है। अपोजिट साइड में क्या नहीं पता, हेल्प ले लो अपने रियलाइजेशन अकाउंट की। पॉइंट क्लियर हुआ? अब यहां पर तो मुझे ड्यू पता लगा था कि इतना पैसा मुझे मिलेगा, बट अब पैसा मुझे रिसीव हो रहा है। जब भी पैसा रिसीव होगा तो यहां पर आप लोगों की क्या जर्नल एंट्री रहेगी, ध्यान से समझना। ट्रांसफरी कंपनी आप लोगों के लिए डेटर थी, अब ये अगर आपका पैसा दे रही है तो डेटर्स आपके कम हो जाएंगे। क्या होंगे? डेटर्स आपके कम हो जाएंगे। एंड जब भी आपकी एसेट कम होती है तो हम लोग करते हैं क्रेडिट, इसीलिए ट्रांसफरी कंपनी यहां पर क्रेडिट हुई है। अब ट्रांसफरी कंपनी आपको क्या क्या दे रही है? या तो वो आपको शेयर्स देगी या वो आपको पैसा देगी। पैसा दे रही है तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, शेयर्स दे रही है तो शेयर्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा। पॉइंट क्लियर? एंट्री समझ आई? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहां पर आप लोगों को क्या गिवन है? ऑन सेल ऑफ एसेट नॉट टेकन ओवर बाय ट्रांसफरी कंपनी। अब कुछ आपकी ऐसी एसेट्स है जो ट्रांसफरी कंपनी ने नहीं ली है, एंड जो आपकी ट्रांसफरी कंपनी ने नहीं ली है वो एसेट्स आपकी कहां जाएगी? आप खुद से बेचने निकलोगे। जब भी आपकी एसेट बिकती है दैट मींस आपकी एसेट कम हो रही है, इसीलिए एसेट अकाउंट यहां पर क्रेडिट हुआ है। जब भी आपकी एसेट बिक रही है तो आपके हाथ में पैसा आता है, इसीलिए बैंक अकाउंट यहां पर डेबिट हुआ है। जब भी आप लोग आपकी एसेट को बेच रहे हो उस टाइम या तो आपको फायदा हो रहा है या तो आपको नुकसान हो रहा है। चाहे फायदा हो रहा है चाहे नुकसान हो रहा है, आप एक ही सिंगल अकाउंट की हेल्प ले सकते हो, दैट इज रियलाइजेशन। नुकसान हो रहा है, लॉस हो रहा है तो उसका नेचर डेबिट होता है, तो रियलाइजेशन अकाउंट को आकर डेबिट में लिख दो। सपोज करते हैं फायदा हो रहा है, फायदा मतलब गेन हो रहा है, गेन आपका क्रेडिट होता है, तो रियलाइजेशन को आकर के आप लोग क्रेडिट में लिख दो। पॉइंट क्लियर हुआ? यहां पर मैंने मेरी एसेट को सेल किया है। नेक्स्ट एंट्री यहां पर क्या है? इन केस इट इज क्लियरली स्टेटेड इन द क्वेश्चन दैट सम लायबिलिटी इज नॉट टेकन ओवर बाय ट्रांसफरी कंपनी, तब यहां पर आप लोग उसकी पेमेंट कैसे करने वाले हो? जैसे यहां पर कुछ एसेट ट्रांसफरी कंपनी नहीं ले रही है, वैसे यहां पर कुछ लायबिलिटीज आपकी ट्रांसफरी कंपनी नहीं ले रही है। तो अगर ट्रांसफरी कंपनी नहीं ले रही है तो उसकी पेमेंट आप लोग खुद से कर रहे हो। लाइबिलिटीज अगर पे कर रहे हो तो लाइबिलिटीज यहां पर कम हो रही है, इसलिए लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट हुआ है। एंड लाइबिलिटीज पे करने से आपके पास से पैसा जा रहा है, इसीलिए बैंक अकाउंट यहां पर क्रेडिट हुआ है। आई होप जर्नल एंट्री आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ रही है। अब जब आप लाइबिलिटी पे कर रहे हो सकता है वहां पर आपको कुछ एक्स्ट्रा पे करना पड़ जाए। देने 10,000 थे बट उस पर कुछ इंटरेस्ट वगैरह लगा करके आपको 12,000 देने पड़ रहे हैं, 2,000 आपको एक्स्ट्रा देने पड़ रहे हैं, जो आप लोगों के लिए एक नुकसान बन गए। नुकसान आपका डेबिट होता है, इसलिए आप लोग एक ही अकाउंट की हेल्प ले सकते हो, दैट इज रियलाइजेशन अकाउंट। तो ये जो 2,000 है ये आप लोग रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट करके वहां पर नोट डाउन कर सकते हो। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यहां पर बोला गया है अगर आप लोगों की जो भी लिक्विडेशन के एक्सपेंसेस हैं आप लोग खुद से पे कर रहे हो। हम लोगों ने पीछे पढ़ा है कि लिक्विडेशन एक्सपेंस जब भी कंपनी अमेलगमेट होती है वहां पर कुछ लिक्विडेशन एक्सपेंसेस पे करने पड़ते हैं। दो केसेस हैं, या तो लिक्विडेशन एक्सपेंसेस ट्रांसफरर कंपनी पे कर रही है या फिर ट्रांसफरी कंपनी पे कर रही है। दोनों में से एक कंपनी अपने लिक्विडेशन एक्सपेंसेस को पे करेगी। बात करते हैं अगर ट्रांसफरर कंपनी पे कर रही है, यानी कि जो कंपनी बंद हो रही है वो पे कर रही है, तो उसके पास से पैसा जा रहा है, इसीलिए ये हो रहा है क्रेडिट। एंड अपोजिट साइड में कुछ नहीं समझ आ रहा तो क्या लिखेंगे? रियलाइजेशन अकाउंट। क्या लिखेंगे? रियलाइजेशन अकाउंट, क्योंकि कोई भी एक्सपेंस, कोई भी इनकम, कोई भी यहां पर लॉस, कोई भी आप लोगों का गेन, हर एक चीज आपके रियलाइजेशन अकाउंट की तरफ जा रही है। बात क्लियर है? नेक्स्ट यहां पर अगर लिक्विडेशन एक्सपेंसेस आपकी ट्रांसफरी कंपनी पे करने के लिए एग्री करती है तो यहां पर हम लोग क्या करते हैं? ट्रांसफरर की बुक के अंदर कोई भी एंट्री नहीं करते हैं।
लिक्विडेशन एक्सपेंसेस ट्रांसफरी कंपनी पे करती है, तो ट्रांसफरर कंपनी को इससे कोई लेना देना नहीं है, इसलिए ट्रांसफरर कंपनी इसकी कोई भी जर्नल एंट्री नहीं करती है। या फिर ऐसा हो सकता है ट्रांसफरी कंपनी आपको कहती है फिलहाल के लिए पेमेंट आप कर दो, कल को मुझसे पैसे ले लेना। ये भी केस हो सकता है। क्या क्या केस है? या तो डायरेक्टली आप पे कर रहे हो, जर्नल एंट्री हम लोगों ने सीख ली, या तो डायरेक्टली ट्रांसफरी कंपनी पे करिए जिसकी जर्नल एंट्री ही नहीं करनी, या फिर क्या केस होगा, आप लोग फ्रेंड्स हो, आपकी जो ट्रांसफरी कंपनी है वो आपको कहती है फिलहाल के लिए पेमेंट आप कर दो, फिर मैं आपको पैसे दे दूंगी। तो उस केस के अंदर आपकी क्या जर्नल एंट्री होगी, ध्यान से समझना। आप लोग पैसा दे रहे हो इसीलिए आपका बैंक अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, बट आपको पता है आपका पैसा ट्रांसफरी कंपनी आपको दे देगी। अगर ट्रांसफरी कंपनी आपको आपका पैसा दे देगी यानी कि वो आपके लिए डेटर है, इसीलिए ट्रांसफरी कंपनी यहां पर डेबिट हुई है। क्या हुई है? ट्रांसफरी कंपनी डेबिट हुई है। अब यहां पर क्या थी, जब आप लोग आपका पैसा दे रहे थे लिक्विडेशन का, यहां पर क्या होता है, अब कल का दिन आ जाता है, ट्रांसफरी कंपनी आपको आपका पैसा लुटाती है, तो आपके पॉकेट में पैसा आ रहा है इसीलिए बैंक अकाउंट डेबिट हुआ है, एंड जो ट्रांसफरी कंपनी आपकी डेटर थी उसने आपका पैसा दे दिया, इसलिए वो आपके जो डेटर्स थे वो कम हो गए हैं, इसीलिए ट्रांसफरी कंपनी यहां पर क्रेडिट हुई है। आई होप बहुत अच्छे से यहां पर आपको विद लॉजिकल रीजंस हर एक जर्नल एंट्री अच्छे से समझ में आ रही है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यहां पर क्या समझना है, कुछ लाइबिलिटीज आपकी ऐसी है जो आपको बैलेंस शीट में नहीं दी है बट पे तो करनी है, क्योंकि किसी का भी उधार लेकर के हम लोग नहीं भाग सकते। अब वो हमारी मिस्टेक है कि हमारी बैलेंस शीट में क्यों नहीं है, पे तो मुझे करना पड़ेगा। उस केस में क्या करना है, लाइबिलिटी अगर पे कर रहे हैं दैट मींस लाइबिलिटी कम हो रही है। पॉइंट क्लियर है? अब लाइबिलिटी मेरी कम हो रही है, मेरा खर्चा हो रहा है, खर्चे कहां पर जा रहे हैं, रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में। लाइबिलिटी पे करने से मेरा पैसा जा रहा है इसीलिए बैंक अकाउंट यहां पर क्रेडिट हुआ है। पॉइंट क्लियर है? नेक्स्ट यहां पर आप लोगों ने क्या किया, आप लोगों के रियलाइजेशन अकाउंट में अगर प्रॉफिट आ रहा है, क्या आ रहा है, प्रॉफिट आ रहा है, तो क्या प्रॉफिट आप अपनी पॉकेट में लेकर के भाग जाओगे? नहीं, वो प्रॉफिट आपको आपके शेयर होल्डर्स को देना पड़ेगा। प्रॉफिट कहां जाएगा, शेयर होल्डर्स को क्रेडिट करना पड़ेगा। जब भी आपके बैंक अकाउंट में पैसा आता है आपको क्या मैसेज आता है, योर अकाउंट इज क्रेडिटेड विद। बात क्लियर? तो यहां पर अगर प्रॉफिट हो रहा है तो आपके शेयर होल्डर्स क्या होंगे, क्रेडिट होंगे, इसीलिए शेयर होल्डर्स अकाउंट क्रेडिट हुआ है एंड डेबिट में कुछ नहीं है, तो इसीलिए मेरे को क्या लिखना है, दैट इज रियलाइजेशन अकाउंट। एंड अगर आपका लॉस है तो आपकी एंट्री जो है वो रिवर्स हो जाएगी। जब भी हमारे अकाउंट से पैसा कटता है, योर अकाउंट इज डेबिटेड विद, ये आप लोगों के पास मैसेज आता है, इसीलिए अगर लॉस हो रहा है तो आपका इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा। पॉइंट क्लियर है? अब उसके बाद यहां पर इसके बाद क्या समझना है कि आप लोगों के पास कुछ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है। हर पर्सन की आपकी इनकम पर नजर होती है, आपके शेयर होल्डर्स आप पर नजर रख के बैठे थे कि कंपनी में एक जनरल रिजर्व भी है, कंपनी में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व भी है, कंपनी में सरप्लस भी है, कंपनी में इतना कुछ है, हम लोगों को कुछ क्यों नहीं दिया गया। तो अब आपकी कंपनी बंद हो रही है, तो एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन आप लोगों को आपका सारा पैसा शेयर होल्डर्स में बांटना पड़ेगा। सारा पैसा यानी कि जितने भी आपके रिजर्व्स है। पॉइंट क्लियर है? आप लोगों का कंटिंजेंसी फंड है, डिविडेंड इक्विलाइजेशन फंड है, कंपनसेशन फंड है, इंश्योरेंस फंड है, कोई भी आप लोगों का फंड है, सारा का सारा यहाँ पर डेबिट हो जाएगा, क्योंकि सारे रिजर्व्स जो हैं आपके कम हो रहे हैं एंड कम हो रहे हैं इसीलिए वो डेबिट हो रहे हैं। एंड जाएगा कहां पर, आपके शेयर होल्डर्स के क्रेडिट साइड पर, इसलिए शेयर होल्डर्स यहाँ पर क्रेडिट हो रहे हैं। पॉइंट अच्छे से समझ आया? इजी है, सिंपल है। अब उसके बाद यहां पर क्या बोला गया है, अगर आपके शेयर होल्डर्स का नेगेटिव बैलेंस है, जब हम लोग हमारे शेयर होल्डर्स को पैसा डालते हैं तो वो लोग क्रेडिट होते हैं। अब यहां पर उनका नेगेटिव बैलेंस है, दैट मींस वो लोग यहां पर क्या होंगे, डेबिट होंगे। अभी तक आपके पास रिजर्व्स थे, आपके पास सरप्लस था, तो हम लोग वो चीजें डेबिट करते थे। अब यहां पर मेरे पास सरप्लस की बजाय डेफिसिट है, तो डेफिसिट क्या होगा, क्रेडिट होगा, एंड वो मेरे इक्विटी शेयर होल्डर्स के डेबिट साइड में चला जाएगा। पॉइंट अच्छे से समझ आया? अब यहां पर एट लास्ट आप लोग आपके शेयर होल्डर्स की पेमेंट कर रहे हो। शेयर होल्डर्स की पेमेंट कैसे कर रहे हो, इक्विटी शेयर होल्डर्स डेबिट हो जाएंगे क्योंकि इनकी पेमेंट आप लोग कर रहे हो।
पैसा दे रहे हो तो बैंक अकाउंट क्रेडिट कर दो। आप अपनी दूसरी कंपनी के शेयर्स दे रहे हो, ट्रांसफरी कंपनी के शेयर्स दे रहे हो, तो यहां पर शेयर्स इन ट्रांसफरी कंपनी को क्रेडिट कर दोगे। पैसा दे रहे हो तो बैंक, एंड ट्रांसफरी कंपनी के शेयर्स दे रहे हो तो उस कंपनी का नाम और उसके शेयर्स। दैट्स इट। ये है आप लोगों की जर्नल एंट्री। आई होप बहुत अच्छे से समझ आया, बहुत अच्छे से क्लियर हुआ है। अगर हर एक जर्नल एंट्री अच्छे से विद लॉजिकल रीजन समझ आई है तो यहां पर आप लोग ट्रांसफरर कंपनी की बुक के अंदर जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना है बहुत अच्छे से आप लोग समझ चुके हो। इतना ही इजी, इतना ही सिंपल है। जस्ट आपको हर एक जर्नल एंट्री को रिलेट करना है आपके अकाउंटिंग रूल्स के अकॉर्डिंग, एंड हमेशा एक ही चीज की हेल्प लेनी है, दैट इज रियलाइजेशन अकाउंट। अपोजिट में कुछ नहीं मिल रहा तो वहां पर किसको फिट करना है? रियलाइजेशन अकाउंट को। आगे बढ़ते हैं। ट्रांसफरर कंपनी का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट समझ चुके हैं, अब यहां पर समझेंगे ट्रांसफरी की बुक के अंदर क्या ट्रीटमेंट करना है। ट्रांसफरर कंपनी की बुक में क्या होता था, चाहे आपका फर्स्ट मेथड है यानी कि मर्जर वाला मेथड है या परचेज मेथड है, आप लोगों का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सेम था। बट ट्रांसफरी क्या कहती है कि भाई अगर दो मेथड बनाए हैं तो उनका ट्रीटमेंट भी अलग अलग ही होना चाहिए। यानी कि ट्रांसफरी कंपनी की बुक के अंदर अगर आपका अमेलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज है तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अलग होगा, अगर इन द नेचर ऑफ मर्जर है तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आप लोगों का अलग होगा। तो फर्स्ट मेथड की बात करते हैं। अगर आप लोग पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड की बात कर रहे हो, यानी कि अगर इन द नेचर ऑफ मर्जर की बात है, इन द नेचर ऑफ मर्जर की जगह पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड भी यूज किया जा सकता है। यहां पर क्या बोला है, जितनी भी एसेट्स हैं, जितनी भी लाइबिलिटीज हैं या जितने भी रिजर्व्स हैं, किसके? ट्रांसफरर कंपनी के, वो अब कौन रिकॉर्ड करेगा? ट्रांसफरी कंपनी, क्योंकि ट्रांसफरर कंपनी ट्रांसफरी कंपनी के साथ आकर मिल गई है। अब ट्रांसफरी कंपनी की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो अपने साथ जो जो लेकर के आई है उसका हिसाब किताब उसको रखना पड़ेगा। तो फर्स्ट पॉइंट के अंदर यही बोला गया है, यहां पर आप लोगों को क्या करना है, उनकी एसेट्स, उनकी लाइबिलिटीज, उनके रिजर्व्स को ट्रांसफरी कंपनी को अपने पास रिकॉर्ड रखना पड़ेगा। ट्रांसफरर कंपनी का अगर कोई भी सरप्लस है, कोई भी रिजर्व है, उसके उन रिजर्व्स, उन सरप्लस को अपने बैलेंस शीट के अंदर उसको वहां पर एग्रीगेट करना पड़ेगा, अपने अकाउंटिंग के अंदर उसको ऐड ऑन करना पड़ेगा। नेक्स्ट यहां पर क्या बोला है, जो आपके ट्रांसफरर कंपनी के रिजर्व्स हैं वो ट्रांसफरी कंपनी में आकर एज इट इज सेम ही रहेंगे। लाइक अगर ट्रांसफरर कंपनी के पास जनरल रिजर्व था तो ट्रांसफरी कंपनी में आने के बाद भी वो जनरल रिजर्व ही रहेगा। अगर ट्रांसफरर कंपनी में WCR था तो ट्रांसफरी कंपनी में आने के बाद भी वो WCR ही रहेगा। पॉइंट क्लियर है। अब उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट के अंदर यहाँ पर क्या बोला है, अगर आपको कोई भी डिफरेंस देखने के लिए मिलता है, डिफरेंस किस चीज में? शेयर कैपिटल जो ट्रांसफरी कंपनी ने इशू की है या फिर शेयर कैपिटल जो ट्रांसफरर कंपनी की है। यानी कि ट्रांसफरर कंपनी की शेयर कैपिटल एंड ट्रांसफरी कंपनी की इशूड शेयर कैपिटल में अगर कोई भी डिफरेंस देखने के लिए मिल रहा है, वो डिफरेंस आप लोगों का रिजर्व के अंदर चला जाएगा। अब यहां पर हम लोगों को जर्नल एंट्री समझनी है। अब क्योंकि हमारी जो ट्रांसफरी कंपनी है वो क्या कर रही है, परचेज कंसीडरेशन को रिकॉर्ड कर रही है। क्या कर रही है, उसने उसकी एसेट्स लिख ली, उसने उसकी लाइबिलिटीज लिख ली, सब काम हो गया। अब उसको करनी है पेमेंट। उसे देखना है कि उसको कितना परचेज कंसीडरेशन देना पड़ेगा, इन रिटर्न कितनी पेमेंट करनी पड़ेगी। तो ध्यान से समझेंगे, यहां पर आपकी जो ट्रांसफरी कंपनी है उसने क्या किया, ट्रांसफरर कंपनी का बिजनेस परचेज किया। क्या किया, ट्रांसफरर कंपनी का बिजनेस टेक ओवर किया, यानी कि उसके पास एसेट्स बढ़ रही हैं, इसीलिए हमारा बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट होगा। क्या होगा, बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट होगा। एंड बदले में आप लोगों को क्या करना है, आपकी जो ट्रांसफरर कंपनी है उसको पेमेंट करनी है। हर एक चीज भूल करके ध्यान से यहां पर रूल समझना। पहली एंट्री क्या होगी, यहां पर आपकी जो ट्रांसफरी कंपनी है उसको पता चलता है कि उसको हाँ इतनी पेमेंट करनी है। अगर उसको पेमेंट करनी है तो वो क्यों, क्योंकि उसने उसका बिजनेस परचेज किया है। बिजनेस परचेज करने से उसकी एसेट्स बढ़ रही है, इसीलिए बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट हुआ है। अब यहां पर वो कहती है कि मुझे ट्रांसफरर कंपनी को इतनी पेमेंट करनी है। अगर ट्रांसफरर कंपनी को पेमेंट इन फ्यूचर करनी है तो वो हमारा क्रेडिटर हुआ, एंड क्रेडिटर को हम लोग क्रेडिट करते हैं।
अब मेरे क्रेडिटर का नाम यहाँ पर क्या है, दैट इज लिक्विडेटर ऑफ ट्रांसफेरर कंपनी। हमारी ट्रांसफेरर कंपनी का जो भी लिक्विडेटर है वो पर्सन मेरे लिए क्रेडिटर हुआ। क्वेश्चन में अगर नेम गिवन है हम लोग नेम यूज कर लेंगे, नेम नहीं गिवन तो हम लोग लिक्विडेटर टर्म का यूज कर लेंगे। किस चीज की एंट्री है ये आप लोगों की, ड्यू की। किस चीज की एंट्री है, ड्यू की। पॉइंट क्लियर हुआ। नेक्स्ट एंट्री क्या है, अब आप लोग आपकी एसेट एंड लायबिलिटीज को रिकॉर्ड कर रहे हो। ट्रांसफेरर कंपनी ने अपनी एसेट्स आपको दे दी, यानी कि आपके पास एसेट्स आई हैं तो मैंने मेरी एसेट को क्या कर दिया, डेबिट। ट्रांसफेरर कंपनी ने अपनी लायबिलिटीज भी आपको दे दी, दैट मींस आपके पास लायबिलिटीज आ रही है। लायबिलिटीज का नेचर क्या होता है, क्रेडिट, इसीलिए मैंने मेरी लायबिलिटीज को क्या कर दिया, क्रेडिट। ट्रांसफेरर कंपनी अपने रिजर्व्स आपको दे रही है, रिजर्व्स का नेचर क्या होता है, क्रेडिट, इसलिए आपने हर एक रिजर्व, हर एक प्रोविजन, हर एक सरप्लस को क्या कर दिया, क्रेडिट। बात क्लियर है, ये है आप लोगों की अनदर जर्नल एंट्री। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, यहां पर जब आप लोग परचेज कंसीडरेशन पे कर रहे हो, प्रीवियस एंट्री के अंदर अगर आप देखोगे तो यहां पर आप लोगों को परचेज कंसीडरेशन क्या करना है, परचेज कंसीडरेशन अकाउंट को क्रेडिट करना है, क्योंकि ये आप लोगों की लायबिलिटी है जो पेमेंट आप लोगों को करनी है। अब बारी है पेमेंट करने की, तो ये जो परचेज कंसीडरेशन अकाउंट है ये हो जाएगा डेबिट। क्या होना है, आप लोग आपके ट्रांसफेरर कंपनी के लिक्विडेटर को पेमेंट कर रहे हो। क्या कर रहे हो, पेमेंट कर रहे हो। पेमेंट क्यों कर रहे हो, लिक्विडेटर आप लोगों के लिए क्या बना था, क्रेडिटर, क्योंकि इन फ्यूचर उसको पेमेंट करनी थी। अब यहां पर आप पेमेंट कर रहे हो, वो ड्यू की एंट्री थी, ये पेमेंट की एंट्री है। पेमेंट अगर पैसा देके कर रहे हो तो बैंक अकाउंट क्रेडिट कर दो, शेयर्स दे करके कर रहे हो तो शेयर अकाउंट को क्रेडिट कर दो, शेयर्स अगर प्रीमियम पर दे रहे हो तो सिक्योरिटी प्रीमियम को भी क्रेडिट कर दो। पॉइंट क्लियर, एंट्री समझ आई। आगे बढ़ते हैं, यहां पर बोला अगर ट्रांसफेरी कंपनी लिक्विडेशन के एक्सपेंसेस को बियर करती है तो आप लोगों की क्या जर्नल एंट्री होगी। क्या ट्रांसफेरी कंपनी अपनी पॉकेट से पैसा देगी, नहीं। ट्रांसफेरी कंपनी जो पैसा निकालेगी वो अपने रिजर्व्स में से निकालेगी, जो अकाउंट उसने अलग से खोल रखा है कि कोई भी मेरा खर्चा होगा मैं इन अकाउंट से पे कर दूंगी, उन अकाउंट से वो पेमेंट करेगी। इसलिए जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। बात क्लियर है, उसने जनरल रिजर्व से पैसा निकाला और पेमेंट कर दी किस चीज की, लिक्विडेशन की। आगे बढ़े, एंट्री हमारी सिंपल है। नेक्स्ट यहां पर क्या है, फॉर्मेशन अगर कोई भी एक्सपेंसेस है तो उसकी क्या जर्नल एंट्री बनेगी, शेयर इशू एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अगर आप लोगों के शेयर इशू करते टाइम कोई भी खर्चा हो रहा है उसकी जर्नल एंट्री बनेगी शेयर इशू अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ये जितना भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पढ़ा ये हम लोगों ने मेथड नंबर 1 के लिए पढ़ा, अगर आपका एमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर है तब। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट मेथड की बात करेंगे। अगर एमलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज है तब हम लोगों को क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना है, क्या जर्नल एंट्री करना है, उसको ध्यान से समझेंगे। यहां पर भी सेम ही बात बोली गई है, ट्रांसफेरर कंपनी की जितनी भी एसेट्स हैं, जितनी भी लायबिलिटीज हैं, वो सबसे पहले ट्रांसफेरी कंपनी की बुक के अंदर आएंगी। अब या तो वो बुक वैल्यूज पर आएंगी या फिर वो फेयर वैल्यूज के अंदर आएंगी। जब हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे ये जो सिनेरियो है आपको वहां पर ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, जो भी आपका जनरल रिजर्व है, सीआरआर है या कोई भी रिजर्व है ट्रांसफेरर कंपनी का, स्टैट्यूटरी रिजर्व को छोड़ करके वो हम लोग ट्रांसफेरी कंपनी में इंक्लूड नहीं करेंगे। पॉइंट समझ आ रहा है, कोई भी जनरल रिजर्व है, कोई भी कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व है, स्टैट्यूटरी रिजर्व को छोड़ करके कोई भी रिजर्व है वो हम लोग ट्रांसफेरी कंपनी की अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे, क्या रीजन पता है, नहीं पता, ध्यान से सुनना। मैंने आपको क्या कहा था, ट्रांसफेरर कंपनी के जितने भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, जितना भी पैसा है, हर शेयर होल्डर की नजर उस पर है। अब शेयर होल्डर को पता है आपके पास जनरल रिजर्व है, तो शेयर होल्डर्स यहां पर बैठ करके वेट कर रहे हैं कब ये जनरल रिजर्व बटेगा और हमारे हाथों में आएगा। तो अब जनरल रिजर्व था तो वो बढ़ चुका होगा, तो क्या वो ट्रांसफेरी कंपनी की यहां पर आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आएगा, नहीं।
आप लोगों के पास CRR था, शेयर होल्डर्स की उस पर भी नजर थी, आपने वो भी बांट दिया, तो क्या वो ट्रांसफरी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आएगा? नहीं। इसीलिए बोला गया है कि स्टैट्यूटरी रिजर्व को छोड़ करके जितने भी रिजर्व्स हैं आपकी ट्रांसफरी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नहीं आएगा। अब ये जो स्टैट्यूटरी रिजर्व है इसको रखने के लिए आपको एक अलग से अकाउंट खोलना है, दैट इज एमलगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट। क्या खोलना है? एमलगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट। बात क्लियर है? अब यहां पर क्या बोला गया है, जो एमलगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट है वो हम लोग हमारी एसेट साइड में मिसलेनियस एक्सपेंसेस के अंदर लिखते हैं। किसके अंदर लिखते हैं? मिसलेनियस एक्सपेंसेस के अंदर लिखते हैं, क्योंकि हम लोगों को स्टैट्यूटरी रिजर्व को सेपरेटली लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आपको इसको कैंसिल करना है तो अपनी एंट्री को रिवर्स कर दो, आपका स्टैट्यूटरी रिजर्व यहां पर कैंसिल हो जाएगा। पॉइंट क्लियर हुआ? उसके बाद यहां पर नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलता है, सपोज करते हैं आपने आपकी एसेट्स, नेट एसेट्स की वैल्यू निकाली। नेट एसेट्स मतलब आपने एसेट्स में से आउटसाइड लायबिलिटी को माइनस कर दिया, आपकी नेट एसेट्स आ गई। वो नेट एसेट्स थी 50,000, लेकिन परचेज कंसिडरेशन यानी कि जो पेमेंट आप कर रहे थे वो थी 70,000। नेट एसेट की वैल्यू आ रही थी 50,000, बट जो आप लोग परचेज प्राइस पे कर रहे थे वो पे कर रहे थे 70,000। तो यहां पर क्या समझ आ रहा है कि मुझे 50,000 की जगह मैं 70,000 क्यों पे कर रही हूँ, मैं 70,000 क्यों पे कर रही हूँ? तो यहां पर बोला गया जब कभी भी आप इस तरीके से एक्स्ट्रा पेमेंट करोगे, आपको समझने जो एक्स्ट्रा पेमेंट हुई है वो गुडविल के नाम की हुई है। किसके नाम की हुई है? गुडविल के नाम की। एंड अगर इसी का रिवर्स हो जाता है, अगर आप लोग, आपका जो नेट एसेट्स थी वो थी 70,000 एंड आप अगर पे कर रहे हो 50,000, देने 70,000 थे, आप 50,000 दे रहे हो, 20,000 का आपको फायदा हो गया। ये जो फायदा हुआ है ये कहां लेकर के जाओगे? कैपिटल रिजर्व के अंदर। कहां लेकर के जाओगे? कैपिटल रिजर्व के अंदर। परचेज कंसिडरेशन को यहां पर रिकॉर्ड करने के लिए मेरी क्या एंट्री होगी? वही जो मेरी मेथड नंबर 1 में होती थी। आप लोगों ने बिजनेस परचेज किया, एसेट आई आपके पास, इसीलिए डेबिट हुआ है, एंड आपका जो लिक्विडेटर था आपके लिए क्रेडिटर बन गया, इसीलिए क्रेडिट हुआ है। नेक्स्ट यहां पर आप लोग एसेट्स ले रहे हो तो एसेट्स को डेबिट कर दो, लायबिलिटीज ले रहे हो तो लायबिलिटीज को क्रेडिट कर दो, रिजर्व्स ले रहे हो रिजर्व्स को क्रेडिट कर दो। अब सपोज करते हैं आपके डेबिट साइड में कुछ डिफरेंस आ रहा है। क्या रहा है? डेबिट साइड में कुछ डिफरेंस आ रहा है, उस डिफरेंस को आप लोग गुडविल अकाउंट के नाम से लिख देंगे। अगर क्रेडिट साइड में डिफरेंस आ रहा है, उस डिफरेंस को हम लोग कैपिटल रिजर्व के नाम से लिख देंगे। एज सिंपल एज दैट। पॉइंट अच्छे से समझ आया? क्रेडिट साइड में डिफरेंस है तो कैपिटल रिजर्व, डेबिट साइड में डिफरेंस है तो गुडविल। पॉइंट अच्छे से क्लियर हुआ? अब यहां पर मैं क्या कर रही हूं, मेरा जो क्रेडिटर था, मेरा जो लिक्विडेटर था, उसकी पेमेंट कर रही हूं, इसीलिए लिक्विडेटर अकाउंट डेबिट हुआ है। पैसा दे रही हूं तो बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा, शेयर दे रही हूं तो शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा। पॉइंट अच्छे से क्लियर हुआ? अब अगर आपको स्टैट्यूटरी रिजर्व की एंट्री करनी है तो मेरी क्या एंट्री होती है? एमलगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू स्टैट्यूटरी रिजर्व। क्या एंट्री होती है? एमलगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू स्टैट्यूटरी रिजर्व। नेक्स्ट यहां पर है, अगर आप लोग आपके लिक्विडेशन के एक्सपेंसेस पे कर रहे हो तो आप लोगों की क्या जर्नल एंट्री होगी? आप लोग पैसा या तो गुडविल के अकाउंट से निकाल रहे हो या फिर CRR के अकाउंट से निकाल रहे हो, कैपिटल रिजर्व के अकाउंट से निकाल रहे हो। क्रेडिट में क्या आ जाएगा? बैंक। अब अगर आप कोई प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस पे कर रहे हो, इनकॉर्पोरेशन के एक्सपेंसेस पे कर रहे हो, फॉर्मेशन के एक्सपेंसेस पे कर रहे हो, तो वो मेरे प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस अकाउंट में डेबिट हो जाएगा। पैसा जा रहा है इसीलिए बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। पॉइंट क्लियर है? अब यहां पर आप लोगों को क्या करना है? गुडविल एंड कैपिटल रिजर्व को आप लोग क्या कर रहे हो? सेट ऑफ कर रहे हो। क्या कर रहे हो? सेट ऑफ कर रहे हो। तो गुडविल मेरा डेबिट होता था, सेट ऑफ करने के लिए क्रेडिट कर दो। कैपिटल रिजर्व आपका क्रेडिट होता था, सेट ऑफ करने के लिए इसको डेबिट कर दो। ये हो गई आप लोगों की सेट ऑफ की जर्नल एंट्री। अब लास्ट एंट्री बचती है प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करना है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द ईयर मुझे मेरे हर एक खर्चे का सेटलमेंट करना है। तो जो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस है इसकी भरपाई कौन करेगा? या तो मेरा कैपिटल रिजर्व या फिर मेरा कोई सरप्लस।
उस सरप्लस से मैं मेरे प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को सेट ऑफ करूंगी, इसलिए प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस क्रेडिट हुए। दैट्स इट। ये था आप लोगों का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, ये थी आप लोगों की जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ट्रांसफरर, इन द बुक्स ऑफ ट्रांसफरिंग। ट्रांसफरर की बुक्स में परचेज मेथड हो या मर्जर मेथड हो, ट्रीटमेंट सेम ही है। ट्रांसफरी की बुक में आप लोगों का परचेज मेथड एंड मर्जर मेथड थोड़ा सा अलग है, बट यस ऑलमोस्ट सेम है। डिफरेंसेस हैं बट माइनर, लेकिन आपका ऑलमोस्ट चीजें सेम है। क्या करना है, कैसे करना है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करने वाले हैं। वहां पर जाकर के आपकी जो पार्ट नंबर 1 है, पार्ट नंबर 2 है, बहुत अच्छे से काम में आने वाला है। नेक्स्ट वीडियो को देखने से पहले मेक श्योर कि आप लोग पार्ट नंबर 1 भी बहुत अच्छे से देख चुके हैं एंड पार्ट नंबर 2 भी बहुत अच्छे से देख चुके हैं। अगर ये 2 वीडियोस क्लियर हो गई हैं, आगे चलकर जो न्यूमेरिकल्स करेंगे ट्रस्ट में बहुत ईजी लगने वाले हैं, बहुत सिंपल लगने वाले हैं। चैप्टर हमारा थोड़ा सा लेंथी है, इसलिए हर एक चीज को साथ साथ रिवाइज करते चलेंगे, तभी आगे चल करके ये चैप्टर आपको माइंड के अंदर बहुत अच्छे से क्लियर रहने वाले हैं। आई होप इस वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को जितना भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट समझाया, जो भी कॉन्सेप्ट समझाए, जो भी लॉजिक समझाए हैं, हर एक चीज आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हुई है, बहुत अच्छे से समझ आई है। स्टिल माइंड के अंदर कोई भी डाउट है, आप लोग आपके डाउट्स को कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं, ताकि वहां पर मैं आप लोगों के डाउट्स को बहुत अच्छे से सॉल्व कर पाऊं एंड आपके हर एक कंफ्यूजन को क्लियर कर पाऊं। साथ ही इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने जितना भी पढ़ा, इसके नोट्स आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे एंड टेलीग्राम चैनल का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लिंक को टैप करके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके आप लोग आपके नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं, आपके कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छे से रिवाइज एंड रिकॉल कर सकते हैं। साथ ही अगर आपको इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बहुत अच्छे से क्लियर हुआ है तो रिव्यू कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर शेयर करना एंड वीडियो पसंद आए तो डोंट फॉरगेट टू लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल व्हिच इज चैप्टर कॉमर्स। दैट्स इट फॉर टुडेस वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन बाय बाय।